हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव के इस कहानियों की दुनिया में। मेरा नाम है राम और इस चैनल पर आपको सुनने को मिलता है दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। तो अगर आपको भी भूतिया कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बिना वक्त जाए के शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। मेरा नाम आर्यन है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये बात तब की है जब मैं अपने ममेरे भाई की शादी में गया हुआ था। मेरे साथ मेरा चचेरा भाई गौतम भी था। गौतम कहने को तो मेरा चचेरा भाई है, लेकिन हम आपस में ऐसे रहते हैं जैसे कोई जिगरी दोस्त। खुलकर बातें करना, हंसी मजाक करना, हम अपनी हर एक छोटी छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते हैं। तो ऐसे ही मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी, तो गौतम भी मेरे साथ मेरे मामा जी के गांव आया हुआ था। मामा जी का ये गांव पहाड़ों से लगकर है, जहां मुश्किल से 30 से 40 घर ही होंगे। अगले दिन मेरे ममेरे भाई की शादी थी और हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ उसके अगले दिन से गौतम जैसे खोया खोया सा रहता है। उस दिन हम यहाँ इस गांव के बाहर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे, और जब से वहाँ से लौटे हैं तब से ही गौतम जैसे थोड़ा खोया खोया सा रहता है। उसका बर्ताव जैसे बदला बदला सा रहता है। वो किसी चीज़ को एकटक लगाकर देखता ही रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी नज़रें तो यहाँ है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। मेरे मामा जी भी उसे कई बार समझा चुके हैं कि बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, लेकिन मामा जी के इस बात पर गौतम एक प्यारा सा स्माइल दे देता है। मैं भी उससे कई बार पूछ चुका हूँ कि भाई अगर तुझे यहाँ पर कुछ दिक्कत है तो मुझे बता, लेकिन गौतम मुझे भी कुछ नहीं बताता। खैर, मेरे मामा जी के लड़के की शादी धूमधाम से हुई और अब समय था हमारे अपने घर वापस लौटने का। मैं गौतम से कहने लगा, भाई अब हम चले। लेकिन गौतम का कहना था, कुछ दिन और रुक जाना, देख मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया है। उस दिन जब हम पहली बार उस पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे, तभी पहाड़ी के उस ओर जहाँ वो जंगल है वहाँ मुझे एक झोपड़ी दिखाई दिया। मैं वहाँ पहाड़ी पर खड़ा सोचने लगा कि आखिर वहाँ उस झोपड़ी में रहता कौन होगा। तभी मुझे वहाँ पर एक बेहद ही सुंदर लड़की दिखाई दी। यार वो इतनी सुंदर थी कि मुझे पहले ही नज़र में उससे प्यार हो गया, और यही कारण है कि मैं उस दिन के बाद इतना ज़्यादा खोया खोया सा रहने लगा था। मैं हमेशा उसी लड़की के बारे में सोचता रहता। पर उस दिन जब तुम लोग भैया की शादी में यानी कि मेरे भाई के बारात में गए हुए थे, तब मैं घर पर ही था। उसी रात मैं वहाँ पहाड़ी पर अकेला गया था और वो लड़की मुझे वहाँ पर मिली। यार वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। भाई देख, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, कम से कम 1 महीने तो बिल्कुल नहीं। गौतम ऐसा कह रहा था और मैं हैरान होकर उसे कहने लगा, लेकिन वहाँ तो मुझे ना तो कोई झोपड़ी दिखाई दिया था और ना ही कोई लड़की, तुम्हें कैसे दिख गया? चलो जो भी हो, तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो रह सकते हो। मैं यहाँ 1 महीने नहीं रुक सकता, मेरी पढ़ाई छूट रही है। मैं अगले ही दिन यहाँ से घर जा रहा हूँ, अपने गांव वापस जा रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मजनू बनने के चक्कर में तुम्हारी पिटाई हो जाए। गौतम भी हंसते हुए कहने लगा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके अगले ही दिन मैं अपने गाँव वापस आ गया और पढ़ाई जारी रखा। फिर इसी तरह से 15 दिन बीते और 15 दिन बाद मेरे मामा जी का कॉल आया। उनका कहना था कि गौतम वहाँ गया है क्या, क्योंकि वो 2 दिनों से यहाँ घर नहीं आया है। हो सकता है वो हमें बिना बताए अपने घर वापस चला गया हो। उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। मामा जी ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन गौतम तो यहाँ नहीं आया है। वो आखिरी बार जाने से पहले आपसे कुछ बोल कर गया था क्या? तो उनका कहना था, नहीं, ऐसा कुछ तो खास नहीं बोला था, पर हाँ, वो शाम के लगभग 7 बजे वो घर से बाहर निकल रहा था। और जब मैं उसे पूछा था कि गौतम शाम के वक्त कहाँ जा रहे हो, तो उसका कहना था कि यहीं पहाड़ी के पास से होकर आता हूँ। वो ऐसा कह रहा था और मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ डाकनी का खतरा है जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाती है। मेरे इस बात पर उसका कहना था कि मामा जी मैं वहाँ उस पहाड़ी पर नहीं जा रहा, उस पहाड़ी से काफ़ी इधर ही वो जो चाय की टपरी है ना, वहीं से चाय पी कर आता हूँ। वो इतना बोलकर घर से बाहर निकला था और उस दिन के बाद वो घर आया ही नहीं।
मामा जी ऐसा कह रहे थे और मैं हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, क्या ये डाकनी वाली घटना सच है? तो उनका कहना था, हाँ, वहाँ उस पहाड़ी पर डाकनी का खतरा है। उस ओर जो जंगल है वहीं पे डाकनी रहती है। मामा जी ऐसा कह रहे थे और मैं एक पल के लिए हैरान था। आखिर कहाँ गया होगा गौतम? मैं मामा जी से कहने लगा, मामा जी मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन आप ये बात गौतम के घर वाले यानी कि मेरे अंकल आंटी या फिर मेरे किसी घर वाले को नहीं बताइएगा, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। पहले हम गौतम का पता लगाते हैं। अगर गौतम हमें मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तब जाकर हम घर वाले को ये बात बताएंगे। मामा जी भी मान गए थे और फिर मैं अपने मामा जी के घर पहुंचा। मामा जी के सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन मैं जानता था कि गौतम वहाँ उस पहाड़ी पर किसी लड़की से मिलने जाया करता था। कहीं वो लड़की तो डाकनी नहीं? मैं अपने मामा जी से कहने लगा, मामा जी वहाँ पहाड़ी के आसपास कोई रहता है क्या, या फिर कोई ऐसा झोपड़ी है जिसमें कोई लड़की रहता हो? तो उनका कहना था, नहीं, वहाँ उस पहाड़ी के आसपास तो कोई नहीं रहता, और ना ही वहाँ शाम के वक्त कोई इंसान जाने की गलती करता है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मामा जी ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, बस ऐसे ही। फिर लगभग शाम के 6 बजे मैं एक टॉर्च जिसकी लाइट काफ़ी दूर तक जाती थी, एक चाकू और एक मोटा सा लठ लेकर घर से निकल पड़ा और मैं सीधा उसी पहाड़ी पर पहुंचा। चाकू जिसे मैंने अपनी कमर में कपड़े से छुपा रखा था, और वहीं पहाड़ी पर बैठा एक गाने को गुनगुनाने लगा। असल में मैं वहाँ इंतजार कर रहा था कि अगर यहाँ कोई डाकन होगी जिसने गौतम को फंसाया होगा तो वो मेरे पास भी जरूर आएगी और मुझे भी अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश जरूर करेगी। मैं ऐसे ही वहाँ रात के लगभग 7 बजे तक बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि शायद वो डाकन आएगी। तभी मुझे वहाँ पर किसी के भागने की आवाज़ आने लगी। अभी यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं छाया था, पर हाँ, सूरज डूब चुका था। मैं वहाँ किसी के भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, और तब मैंने देखा कि वहाँ पर मुझसे कुछ ही दूरी पर एक लड़की है जो मेरी ओर ही भागते हुए आ रही है। उसे देखते मैं समझ गया, हो ना हो ये डाकन हो सकती है जो मुझे अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। वो लड़की भागते हुए मेरे पास आई और मेरे पीछे छुपने लगी। शायद वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मैं उसके हाथ को पकड़कर उसे आगे करते हुए कहने लगा, क्या हुआ, आप मेरे पीछे छिप क्यों रही हैं, किससे डर रही हैं आप? तो उसका कहना था, एक जंगली भेड़िया था जो मेरा पीछा कर रहा था, वो मुझे जान से मार डालना चाहता था। बहुत ही मुश्किल से बच पाई हूँ, जान बच पाई है मेरी। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसके चेहरे की ओर देख रहा था। उसने अपने चेहरे को सफ़ेद रंग के दुपट्टे से ढक रखा था, बस उसकी आंखें नजर आ रही थी और मैं उसकी आंखों को ही देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। मैं उससे कहने लगा कि तुम रहती कहाँ हो? तो उसका कहना था कि यहीं इसी पहाड़ी के उस पर वो जो जंगल है ना, वहीं पर मेरा झोपड़ी है। वो लड़के ऐसा कह रही थी, मैं उनसे कहने लगा, लेकिन तुम वहाँ पर अकेली रहती हो क्या? तो उसका कहना था, हाँ बाबूजी, मेरी मजबूरी है जिस कारण मैं वहाँ अकेली रहती हूँ, क्योंकि किसी गरीब अनाथ को भला कौन पूछता है। दुनिया वाले इंसान हमेशा मुझ जैसे गरीब का मजाक और उसका फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ दुनिया के इंसानी दरिंदों से दूर इस जंगल में रहती हूँ। यहाँ एक डाकन का खौफ है, लेकिन वो भी मुझे नहीं मारती, पता नहीं क्यों। वो लड़के ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या तुम उस डाकन को कभी देखी हो कि वो कैसी दिखती है, या फिर क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो कि वो कहाँ पर रहती है? तो उसका कहना था, हाँ मैं उसे देखी भी हूँ और उसके बारे में जानती भी हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने उसे देखा था कि वो जंगल में किसी इंसान को घसीटते हुए लेकर जा रही थी। वो वहाँ उस जंगल में बने तहखाने में उस इंसान को लेकर गई, मैं अपनी आंखों से देखी थी। वो लड़के ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकती हो? तो उसका कहना था, हाँ जरूर, चलिए मेरे साथ। फिर मैं अपने हाथ में उस बड़े से टॉर्च को जलाए उस लड़की के साथ चलने लगा। वहाँ उस पहाड़ से नीचे उतरती हुई मुझे अपने साथ जंगलों में लेकर आ गई थी, और फिर कुछ ही देर बाद वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर आ गई जहाँ जमीन पर एक दरवाज़ा बना हुआ था, और वो मुझे उस दरवाजे को दिखाते हुए कहने लगी, यही है उस डाकन का ठिकाना, यहीं नीचे उस तहखाने में रहती है वो डाकन,
इतना बोलते हुए वो उस तहखाने के दरवाजे को खोल दिया और वो मुझसे कहने लगी, चलो नीचे चलो, आओ मेरे साथ। फिर मैं भी उस लड़की के साथ वहाँ उस तहखाने में पहुंचा। उस तहखाने में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और मैं उसी सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ उस तहखाने में पहुंचा। वहाँ तहखाने में काफ़ी घुप अंधेरा था और मैं वहाँ उस तहखाने में आसपास अपनी टॉर्च की रोशनी मारकर देखने लगा और तभी मैंने देखा वहाँ जमीन पर गौतम लेटा हुआ था। उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था और उसके सामने ही एक बड़ा सा पत्थर की मूर्ति भी रखा हुआ था जो देखने में किसी शैतान का लग रहा था। वहीं नीचे एक हवन कुंड बनाया गया था कि तभी मेरा ध्यान पड़ा कि वहाँ वो लड़की तो थी ही नहीं। मैं आसपास अपनी टॉर्च की रोशनी मारकर देखने लगा और तब मुझे वहाँ पर बहुत ही अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। यह हंसी बहुत ही अजीब सी थी जो इस तहखाने के छत की ओर से आ रही थी और जब मैं उस तहखाने की छत की ओर अपनी टॉर्च की रोशनी मारकर देखा तो वहाँ एक भयानक शक्ल की औरत थी जो छत से अपने सर को उल्टा करके चिपकी हुई थी। मेरे टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ते ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गई और हंसने लगी। इसके पहनावे से पता चल रहा था कि ये वही लड़की थी जो अब एक डाकन में बदल चुकी थी। वो अपनी चुटकी को बजाई और वहाँ उस शैतानी मूर्ति के पास वो जो हवन कुंड था उसमें आग जल पड़ी और तब वो डाकन हंसते हुए मुझसे कहने लगी, तुम इंसान भी कितने बेवकूफ़ होते हो। तुम बस एक सुंदर लड़की देखते नहीं कि उसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हो। तुम्हें तो बहुत ही आसानी से मैं अपने जाल में फंसा लिया। आज अमावस्या की रात है और आज मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाऊंगी और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। फिर कोई भी तांत्रिक, साधु या फिर अघोरी मुझे अपने बस में नहीं कर सकता। मैं इस दुनिया पे राज करूंगी, राज, और मैं इंसानों का खून पीऊंगी। वो डाकन मुझसे ऐसा कहते हुए काफी तेज तेज हंसे जा रही थी और मैं भी उसके चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा। वो डाकन मुझे मुस्कुराता हुआ देखो कहने लगी, क्या हुआ? लगता है तुम्हें सदमा लगा है। मरने वाले हो ना, इसीलिए तुम शायद मुस्कुरा रहे हो। वो डाकन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ इस तहखाने में मुझे लाना तुम्हारा प्लान था? नहीं, मैं लेकर आया हूँ तुम्हें ताकि मैं अपने भाई गौतम को ढूंढ पाऊँ। देखो अब आगे क्या होता है। इतना बोलकर मैंने सीटी बजा दी। मेरी सीटी बजाते ही वहाँ तहखाने में मेरे मामा जी और गांव के कई सारे लोगों के साथ एक अघोरी भी पहुंच आया था, जिन्हें मैं पहले ही बता कर आया था कि मैं उस डाकन की तलाश में जंगल में जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे ही रहिएगा। अगर मुझे कभी ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर खतरा है तो मैं सीटी बजाऊंगा और सीटी बजाते ही आप मेरी मदद के लिए आ जाइएगा। वहाँ वो डाकन मेरे मामा जी और गांव के कई सारे लोगों के साथ अघोरी बाबा को देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसकी आंखें लाल पीली होनी शुरू हो गई थी और तब वो कुछ मंत्रों को बुड़बुड़ाने लगी और कुछ ही देर में उसके हाथ में चमचमाता हुआ तलवार आ गया था जिसमें थोड़ा थोड़ा खून भी लगा हुआ था। वहाँ वो जो पत्थर की मूर्ति थी उसकी आंखें अब लाल लाल चमकना शुरू हो गई थी। वहाँ हवन कुंड में आग जला हुआ था और वो डाकन हंसते हुए कहने लगी, बलि तो मैं चढ़ाऊंगी, बस दो लोगों की ही तो बलि चढ़ानी है। 2 लोगों की बलि चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी। फिर ये अघोरी और ना कोई गांव वाला मेरा कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही तुम। इतना बोलकर वो भागते हुए गौतम के पास गई और वहाँ जमीन पर गौतम पड़ा हुआ था। उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था और वो अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर गौतम के ऊपर वार करने के लिए तलवार ऊपर उठाई ही थी कि तभी अघोरी बाबा उस डाकन के गले में एक रुद्र की माला को डालती है। वो रुद्र की माला उस डाकन के गले में जाते ही वो डाकन का शरीर तड़पना शुरू हो गया था। वो तलवार वहीं जमीन पर फेंक तड़पना शुरू हो गई थी। वहाँ अघोरी बाबा से कह रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी इंसान को नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो कभी कभी अघोरी बाबा पर गुस्सा भी हो जाती। अघोरी छोड़ मुझे, मेरे गले से रुद्र की माला निकाल, नहीं तो तुम्हारा खून अभी पी जाऊंगी। वहाँ वो डाकन ऐसे ही तड़पती जा रही थी और कुछ ही देर बाद अघोरी बाबा अपने थैले से मुट्ठी भर राख को निकाले और फिर कुछ मंत्रों को बोल वो उस डाकन के ऊपर उस राख को फेंक दिए। वो राख डाकन के शरीर पर पड़ते ही डाकन का शरीर जलना शुरू हो गया था। वो कुछ ही देर में
वहां जमीन पर राख का ढेर बन चुकी थी। और तब अघोरी बाबा फिर से अपने थैले से एक मुट्ठी राख को निकाल कुछ मंत्रों को बोल वहां गौतम के शरीर पर दे मारे। गौतम के शरीर पर वो राख पड़ते ही गौतम अपनी आंखें खोल चुका था। और तब अघोरी बाबा कहने लगे, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसे किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। इसके सर पर काफी ज्यादा चोट है, इसके सर से खून बह रहा है, इसे किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा, वो मैं नहीं कर सकता। फिर हम तहखाने से बाहर आ गए और गौतम को एक अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाया गया। गौतम कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन उस दिन के बाद गौतम अकेले में किसी लड़की से बात करने से भी डरता है। वो आज भी कभी अकेला किसी लड़की से बात तक नहीं करता।